छुट्टी मिल जाएगी। और आपदा का प्रबंधन अब शुरू करना है। लगभग 50% लोग जुड़ जाएं। अजय जी अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें, फिर सुने अपन। मैनेजमेंट ऑफ द डिजास्टर या डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा का प्रबंधन, कि अपन उसको देख सके और पढ़ के समझा के बताते जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने कोर्स में है। जैसे पहले भी अपन बता चुके कि गवर्नमेंट के साथ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का MOU साइन हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट की गतिविधि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो PG डॉक्टर्स जो है वो उसमें हेल्प करेंगे, ऐसा आया है। तो जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो आप दिखा के, कार्ड मिलेगा दिखा के, और बता सकते हैं कि हम PG स्टूडेंट। हाँ, गुड मॉर्निंग राम स्वरूप जी, शैल मंसूरी जी, गुड मॉर्निंग। अब जल्द से जल्द बोल लीजिए, क्योंकि 9:10 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग विश्वकर्मा जी। आपदाओं गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने खोल लिए हैं वो देखें, क्योंकि अपडेट जुड़ते। मॉर्निंग गुप्ता जी। आपदाओं पर नियंत्रण, आपदा का प्रबंधन और हाँ नमस्ते, हाँ गुड मॉर्निंग रीना। इसी को अपन डिजास्टर मैनेजमेंट की श्रेणी में रखते हैं। और ये अभी जो अपन ने बाढ़, सूखा वगैरह देखे, इसकी जब अपन पूरी डिटेल देखेंगे तब उसमें भी ये सब चीजें आएंगी। आपदाओं पर नियंत्रण रखना अत्यधिक कठिन कार्य। हाँ कलावती दोहर, गुड मॉर्निंग। इसमें जो अपन बता रहे हैं कि आपदाओं पर नियंत्रण रखना कठिन कार्य है, क्योंकि कोई भी आपदा आती, जैसे बरसात अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जो 5 का मैनेजमेंट है और दूसरी चीजें हैं, उस पर अपन नियंत्रण रख सकते हैं। तो वो देखते हैं अपन कि आपदाओं पर नियंत्रण रखना अत्यधिक कठिन कार्य है, पर आपदाओं की गहन जानकारी लेकर उसे होने से रोकना या होने के पहले जान माल की हानि को रोकना या कम से कम करना अति आवश्यक होता है। ये एक निर्णय है नया, जिस पर शोध की जरूरत है। फिर भी हम कोशिश करके आपदा को आने से पहले रोक सकते हैं या उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मानव जनित गलतियों को कम करें, आपदाओं की प्रकृति को अच्छे से समझें, जिससे उससे होने वाले जो आपदा है उसको होने से रोका जा सके। लोगों को समय रहते सचेत करें ताकि अपने आप को बचा सके और अपने सामान की सुरक्षा कर सके। यह कार्य एक सामूहिक या एक मनुष्य से नहीं हो सकता। इसे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बंदोबस्त की आवश्यकता होती है। साथ में सतही तैयारियां, जैसे जिला स्तर पर सुचारू रूप से गतिविधि रखी जाए। जिला स्तर पर यदि कार्य प्रणाली समन्वय पूर्वक और सुदृढ़ रखी जाए तो आपदा प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। और कुछ एक जो मानव जनित है उसके हम एग्जाम्पल बताते हैं। ये जामनगर में जो है वो रिफाइनरी फैक्ट्री है गुजरात में, और रिलायंस की रिफाइनरी फैक्ट्री है जो 70 एकड़ इलाके में पूरी फैली हुई है। उसका एक किनारा जो है वो समुद्र से मिलता है, जहाँ पर से पेट्रोकेमिकल को निकाला जाता है, और उस पेट्रोकेमिकल को निकाल के और कच्चा तेल जो है वो फिर फिल्टर किया जाता है। फिर फिल्टर होने के बाद उसको अलग अलग करके डीजल, पेट्रोल, वैक्स वगैरह सब निकाला जाता है। उसका लास्ट उत्पादन रहता है डामर, सड़कें जिस पे बनती है। वहां पर हम विजिट के दौरान देखे हमने, वहां पर हर महीने एक फॉल्स जो है वो ऐसे क्रिएट किया जाता है कि कोई फायर आ गई है, फायर लग गई है, आग लग गई है। ये फॉल्स रूप से किया जाता है, जो कि उसका तुरंत प्रबंधन कैसे किया जाए। तो एक छोटी मोटी कहीं पे आग लगा दी जाती है और फिर वहां कर्मचारियों का गुड मॉर्निंग,
कर्मचारियों को डमी, जैसे अपन डमी जिसको कहते हैं, और फिर कर्मचारियों से कहा जाता है कि इसको अपन को मैनेज करना है। तो वो मैनेज किस तरह से करते हैं उसका एग्जाम्पल वहां पर दिया। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो मानव जनित हैं, औद्योगिक हैं, ये लोग डमी बीच बीच में ऐसा प्रयोग करते रहते हैं कि कोई घटना हो, कुछ हो तो उसको तुरंत कैसे ट्रीट किया जाए। इसलिए इनमें जो है वो कभी रेयरली घटनाएं होती हैं, होती तो हैं, मगर कभी 10 साल में 5 साल में घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी अपना काम अगर मुस्तैदी से करें तो घटना से बचा जा सकता है। निम्न समूह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ग्रुप है वो कौन कौन से ग्रुप है जो कि इस प्रकार के आपदा प्रबंधन में सहायक होते हैं मैनेजमेंट में? जैसे सतही स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो ये सतही मतलब जो जमीनी कार्यकर्ता है वो उसकी श्रेणी में आप और हम आते हैं, जो कि वहां पर तुरंत सेवाएं देने पहुंचते हैं। जैसे कोरोना काल के दौरान पूरे 4 महीने हमारी जो है वो ड्यूटी लगी, डोर टू डोर जाकर पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करना, पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना, नेगेटिव पेशेंट को मेडिसिन देना, वैक्सीन देना। ये सतही कार्यकर्ताओं का समूह रहता है, जो कि बहुत बड़ा समूह रहता है और सबसे ज्यादा काम करता है। दूसरा रहता है समुदाय। ये जो समुदाय रहता है इसमें पब्लिक भी उसमें हेल्प करे। पब्लिक जो है वो ये हेल्प करे कि जो स्वास्थ्यकर्ता या कर्मचारी आके बता रहे हैं तो उसको माने। ऐसा नहीं कि भीड़ लगा ले बहुत ज्यादा और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तीसरा रहता है क्षेत्रीय गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, एनजीओ जिसको बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गैर स्वास्थ्य संगठन रहते हैं जो सरकारी नहीं रहते। उनकी भूमिका, उनके जो कार्यकर्ता, उनका जो ग्रुप है वो काम करके और वहां पर प्रॉब्लम को हटा सकता है। सामान्यतः आपदा का प्रभाव थोड़े समय के लिए और एक छोटे से स्थान को ज्यादा प्रभावित करता है। बहुत कम समय के लिए रहता है और कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई फलानी जगह, तो एक दो जिले जो है वो प्रभावित हो गए, तो वहां पे जो कार्यकर्ता है वो उसके लिए काम करें। अतः स्थानीय कार्यकर्ता को आपदा प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। ये देखा जाता है कि लोग अचानक आई आपदा के लिए तैयार नहीं होते, अतः पूर्व में सूचना देना जरूरी रहता है। इसके अलावा आपदा के बाद भी लोग उस स्थान को आसानी से नहीं छोड़ते, अपने परिवार साथियों की भलाई के अलावा कुछ नहीं सोचते, जो कि गलत है। वर्ण भेद, जाति भेद, सामाजिक आर्थिक स्तर में मतभेद होने के कारण समस्या और जटिल हो जाती है। अक्सर हमने जो है वो एक भाईजान हमारे पहचान के हैं जो अररिया गांव में रहते हैं। हमने उनसे कई दफा बोले कि आप इस गांव को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके 4-5 महीने तो ये फसल जो है वो डूबी रहती है, तो आपको उसमें से रिटर्न तो कुछ मिलता नहीं। जो कुछ है आपकी सर्विस है, वो टीचर भी है, तो आप इसको ढोने से क्या मतलब। उनका जवाब था कि यह हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी। पुश्तैनी प्रॉपर्टी को रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुश्तैनी प्रॉपर्टी से कोई अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उसको सेल करके और दूसरी प्रॉपर्टी तत्काल ऐसी जगह खरीदे जहां आगे आने वाली पीढ़ी उसका लाभ उठा सके। अदरवाइज सिर्फ एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी का खूंटा गाड़ के अपन वहां बैठे रहें या वहां पर उसको देख रेख करते रहें, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। जीवन वैसे भी बहुत छोटा रहता है और इस जीवन में बहुत निर्णय लेने की क्षमता जल्दी और सुरुचिपूर्ण करना चाहिए, ताकि अपने आने वाली पीढ़ी को, जैसे अब आप परेशान है, हमने बोले कि आप 3-4 महीने जो डूबी रहती आप परेशान है, आपके बाद आपके बच्चे परेशान होंगे। तो यदि आप इसी समय निर्णय लेके और उस जमीन को जो है वो थोड़े बहुत कम रेट में सेल करके और दूसरी जगह खरीद लें, उस पैसे का उपयोग जमीन मकान खरीदने में ही करें और ऐसी जगह खरीदें कि ये आपदा से आप बच सकें, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। पेज नंबर है अनु कुमार 132, 132।
इस पे देख सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जाति, बिरादरी और परिवार, इन सब के चक्कर में आदमी उस जगह को नहीं छोड़ सकता, उस जगह पे बना रहना चाहता है, वहां से पलायन नहीं करता। वो सबसे ज्यादा जनहानि का कारण बनता है। धन हानि तो होती है, जनहानि का भी कारण बनता है। आपदा प्रबंधन के लिए योजना तैयार करना जरूरी रहता है। योजना का मसौदा तैयार करने के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई करना जरूरी होता है। ये कार्रवाई जिले से संबंधित आपदा के इतिहास को ध्यान में रखकर करना चाहिए। कार्रवाई विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी की सहायता से होनी चाहिए। इतिहास का मतलब है कि अगर मान लो उस जिले में फाइल उठा के देखेंगे कि पूरे साल में यहाँ 2 या 3 बार इस तरह की आपदा आती है, तो उसके लिए प्री प्रिपरेशन पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड से ऐसा पता लगा, तो प्री प्रिपरेशन करके तैयार रहना चाहिए, ताकि इस प्रकार से इसलिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिले में आपदा की स्थिति या रिव्यू ऑफ डिजास्टर, उससे संबंधित निम्न जानकारियां एकत्रित की जा सकती हैं। पहला, क्या आपदा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? जैसा कि अभी कल जो है वो सैन मंसूरी ने पूछी थी कि भूकंप को कैसे नापते हैं, तो उसको अपन नापते हैं सिस्मोग्राफी के द्वारा। सिस्मोग्राफी में अगर मान लो लगातार 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक उसका जो ईसीजी टाइप का जो लेवल है वो ग्राफ 5 से ऊपर जा रहा है, 6 जा रहा है, 7 जा रहा है, फिर 5 आ रहा है और ऊपर ही ऊपर ज्यादा जा रहा है, तो अपन इसकी सूचना जो है वो सब जगह पहुंचा सकते हैं कि इसमें सिस्मोग्राफी में जो है वो उसका टेबल ठीक नहीं चल रहा है, कभी भी भूकंप आने की संभावना है। तो ये इसका पूर्वानुमान लगाना। दूसरा, जान माल की हानि को कम करने या रोकने के लिए तैयारी करना, और उससे जान माल की हानि अपन ने जैसे पिछले चैप्टर्स में भी बताया कि भूकंप के केस में अपन जो है वो लकड़ी के मकानों को तैयार करना, छोटे टेबल या कुर्सी के नीचे छुप जाना जिस समय ये भूकंप आता है। पहाड़ में भी जो है वो एक पेटी फाइबर की बना के उसमें अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जेवर, पैसे रख के पलायन करना, ये इससे जो है वो हानि को रोका जा सकता है। कि क्या रेस्क्यू नहीं मिल पाया, या जो वहाँ के प्रभावित लोग हैं वो उसी जगह पे रहने को तैयार हैं, दूसरी जगह पलायन क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे विचार करके मृत्यु के कारण ज्ञात करते हैं। आपदा के कुछ घंटे बाद या 2-3 दिन में समस्याएं आ सकती हैं। जब भी आपदा आई है उसके बाद ज्यादा समस्या आती है, लोगों को रेस्क्यू करना प्रबंध किया जाएगा, इसके लिए पहले से तैयारी करना। इस प्रकार की गलती हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। इतिहास मिलता है कि पिछले बार जो है वो सफाई कर्मी एक्टिव नहीं थे, इसी कारण हैजा जैसी स्थिति फैली। तो पहले से सफाई करने वालों का हुजूम या ग्रुप तैयार करना और उनको एरिया डिस्ट्रीब्यूट करना। राहत कार्य से संबंधित क्या क्या कठिनाई आएंगी, वो जैसे बाढ़ में पानी भी गिरते रहता है और रेस्क्यू भी करना रहता है, तो उसके लिए सभी को बरसाती जो है वो अवेलेबल करवाना, छाते अवेलेबल करवाना, अम्ब्रेला की जो है वो डिमांड करना गवर्नमेंट से, ये सब चीजों को पहले से तैयारी किया जाए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, ये स्वास्थ्य करता है जो जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, आपदा से संबंधित आकस्मिक दुर्घटना या रोग, इसके बाद क्या क्या हो सकते हैं उसकी जानकारी तथा उससे निपटने के लिए दवाओं की व्यवस्था। पहले से ही मेडिसिन जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है, हजारों और लाखों की संख्या में टैबलेट्स ला ली जाती हैं, ताकि अगर मान लो कहीं लाने का मार्ग या कुछ डूब गया है या टूट गया है तो पहले से ऊपर स्टोर करके रखा जा सकता है। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए क्या सामान की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दवाइयाँ, इंजेक्शन, बैंडेज, सूखा खाना, सूखी ड्राई बिस्किट्स, कपड़े, सूखे कपड़े, स्वेटर, ठंड में कंबल, इन चीजों का पहले से प्रबंध करना। आपदा प्रबंधन का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि पूर्व में की गई गलतियों को दोहराना ना जाए। पूर्व में जो मिस्टेक हो गई थी जिसके कारण नुकसान ज्यादा हुआ,
उसको रिपीट ना होने देना, किसी भी तरह उससे जो है वो निजात दिलाना। आपदा से होने वाले खतरों का पूर्व आकलन, ये अपन ने सेकंड नंबर लिए हैं। पहला नंबर अपन देखिए कि किस प्रकार से कर सकते हैं। अब खतरों का पूर्व आकलन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। यदि हम आपदा से संबंधित नुकसान का पूर्व आकलन कर लें और समुदाय को जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपदा के समय जान माल की हानि को कम करें, राहत या बचाव कार्य में कमी की स्थिति को दूर करें, इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिकता के अनुसार कार्य को संपन्न किया जाए। स्थानीय कर्मचारियों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, दवाइयां, औजार और अन्य वस्तुओं की जानकारी दी जाए। यहाँ औजार का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अर्थक्वेक या भूकंप yes this is study of the disaster management और disaster management and prevention and control as well as the management of the disaster। कुछ ऐसे शब्द हैं हम उसको इंग्लिश में बता देंगे, तो इसमें इंग्लिश में भी बताते जाते हैं और हिंदी में भी। जैसे इसमें दिया हुआ है कि नुकसान का पूर्व आकलन कर लें, तो प्री जो रहता है आकलन करना यानी कि मैनेजमेंट के लिए उसको देखना या मैनेज करना, ये उसमें सहायता देता। हाँ, पूर्वसन क्या होता है सर? पुनर्वसन, पुनर्निर्वास, पुनर्निर्वास का मतलब, पुनर्निर्वास का मतलब होता है कि जो लोग लापता हो गए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं उनको फिर से अपनी जगह पे पहुंचाना, वो पुनर्वास कहलाता है। वापस अपनी जगह पे स्थापित करना, उनके खाने पीने का प्रबंध करना, वो कहलाता है पुनर्निर्वास। सेकंड है आपदा प्रबंधन हेतु अन्य विभागों से सामंजस्य। तो इनका कॉपरेशन ड्यूरिंग द management of disaster management, the other department and relation and communication with the other department with public। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य के लिए सामंजस्यता स्थापित करना अति आवश्यकता होता है। सामंजस्यता का मतलब होता है कॉपरेशन। अदर डिपार्टमेंट हेल्प इनटू द ये हेल्थ वर्कर, क्योंकि केवल स्वास्थ्य विभाग अकेला इस कार्य को संपादित नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट इज नॉट वर्क ओनली दिस टाइप ऑफ डिजास्टर। विभागों से निरंतर संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है। It is very necessary to connect the different type of department like the जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जल वितरण विभाग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, डाक एवं तार विभाग, पोस्टल एंड PNT, पोस्टल एंड टेलीफोन विभाग डिपार्टमेंट, स्वैच्छिक संगठन NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, विद्युत मंडल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यातायात ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट, सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस डिपार्टमेंट। This is very necessary to communication for this type of department. This is all a government department। जिला प्रशासन, जल वितरण, डाक एवं तार, स्वैच्छिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, विद्युत मंडल, यातायात, सामाजिक कल्याण और रेड क्रॉस, इनसे संपर्क क्यों किया जाता है वो बता दें।
जिला प्रशासन जो होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये अवेलेबल कराता है उन चीजों को जिनकी आवश्यकता अपन को है, और यही दूसरे डिपार्टमेंट को भी ऑर्डर दे सकता है। जैसे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जल वितरण वालों को वो बता सकता है कि जिस समय बाढ़ आई है उस समय आपको जल वितरण नहीं करना है, उसको बंद कर दे, और जब बाढ़ का पानी उतर जाए तब फिर वाटर सप्लाई का काम जहां जहां टूट गई है उसको रिपेयर करके वाटर सप्लाई करे। डाक तार विभाग जो डाक डिपार्टमेंट रहता है, पोस्टल एंड टेली डिपार्टमेंट, उसको भी जिनकी कोई डाक है या कुछ है तो उसको पहुंचाने का काम करे। स्वैच्छिक संगठन एनजीओ जो है वो आगे बढ़ के काम करते हैं, तो उसको बोले कि भाई आप एक काम करें कि इस जगह पर काम करें जो हमने आपको डिसाइड किया है, सभी जगह फैल के काम करें। एक ही जगह पे कोई काम अगर करता है तो फिर उतने ही लोगों को रिलीफ मिलता है जितने उनके दायरे में आते हैं, परंतु अगर मान लो उनका एरिया लंबा रहेगा तो सभी को फायदा होगा। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो संगठन रहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में WHO, रेड क्रॉस डिपार्टमेंट, यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन वेलफेयर फंड, इस तरह का एक डिपार्टमेंट है जो बच्चों को हेलो हाँ सर, मैं एक हॉस्पिटल में गया था। इमरजेंसी फंड। हेलो सर, मैं एक हॉस्पिटल में गया था नागपुर में, एम्स हॉस्पिटल में, तो वहाँ लिखा था सर बोर्ड में ही कि पेशेंट का पुनर्वसन किया जाए। एम्स हॉस्पिटल में गया था मैं, तो वहाँ पर मतलब ऐसा लिखा हुआ था कि पेशेंट का पुनर्वसन किया जाए। उसका मतलब क्या होता है सर वो? पुनर्वास का मतलब होता है कि जैसे किसी मरीज को अपन ने किसी प्रकार का इलाज दिए, जैसे टीबी का पेशेंट है और टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 1 वर्ष बाद जो है वो, कुष्ठ रोग भी आता है, कैंसर भी आता है, जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं, यदि मान लो मरीज उससे ठीक हो गया है, अब ठीक होने के बाद ज्यादातर इन मरीजों के बारे में ये पब्लिक के बीच में धारणा रहती है कि फलाने व्यक्ति को कैंसर था, जिनके व्यक्ति को टीबी थी, तो अब उसकी टीबी ठीक हो चुकी है, परंतु सोशल में ये एक बात फैली रहती है कि उसको टीबी है तो उसको कोई काम मत दो, उसको रहने के लिए किराए से मकान मत दो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बाकायदा, क्योंकि वो अब टीबी से ठीक हो चुका है, कैंसर से ठीक हो चुका है, उसको आप काम भी दे सकते हैं, मकान भी दे सकते हैं, खाने पीने का भी दे सकते हैं, वही कहलाता है पुनर्वास। ठीक, ओके, थैंक यू सर। हाँ, पुनर्वास मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बोलिए मूलचंद जी। सर, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। सही बोले आपने। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जो समय समय पर पब्लिक की मदद करते हैं, बाढ़ की स्थिति में, भूकंप में और डिजास्टर जितने भी अपन पढ़ रहे हैं तो उनमें मदद करते हैं, तो उनकी सहायता भी अपन ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। जब भी बाढ़ की स्थिति आती है या भूकंप होता है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अपन फोन करके बोल देते हैं कि आप लाइटें बंद कर दीजिए। लाइट बंद करने से ये रहेगा कि कहीं कोई तार गिर गया है, खंबा गिर गया है तो उससे करंट फैलने की स्थिति खत्म हो जाती है। ठीक है ना। अब अभी सेशनल एग्जाम का सेल मंसूरी में पढ़ तो लो, सेशनल एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चंस, तो चालू हो गए सेशनल एग्जाम में क्वेश्चन आया पुनर्वास का,
तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से संपर्क करके और हाँ आया है, इसी कारण उन्होंने पूछा है हमारे से, तो अच्छी बात है आया है। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से संपर्क करके उनको बताया जाता है कि कितने एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद कर दी जाए, है ना। कम्युनिकेशन विद द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड told to the related engineers that cut the electricity in following departments, following areas. Next is traveling. यातायात विभाग जो रहता है इसमें ट्रेवलिंग डिपार्टमेंट को सूचित किया जाता है कि इतनी बसें या नंबर ऑफ बस जो है वो रेस्क्यू के लिए चाहिए और वो मिल जाती हैं, तो उनको भी सूचित करना ये जिला प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है। सामाजिक कल्याण जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे संबंधित जो उनके पास फंड आता है उससे फंड लेके और ये काम को संपन्न किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इन्हीं चीजों पे काम करता है और अपने इंडिया में इसने स्थायी रूप से यहाँ पर रहने का प्रॉमिस किया और फिर वो यहीं रह के आज भी अपन देखते हैं कि राजधानी में तो यहाँ भोपाल की बात करें तो यहाँ 3 हॉस्पिटल हैं रेड क्रॉस के बड़े-बड़े, परंतु डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रेड क्रॉस सोसाइटी जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें इनका खुद का ब्लड बैंक भी शामिल है, क्योंकि ब्लड मिलना एक बड़ी समस्या होती है, तो ये ब्लड बैंक का को रख के और अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर। जिला स्तर पर आपदाओं से हुई आकस्मिक समस्या से निपटने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिजास्टर हुए हैं या सडन कोई प्रॉब्लम आई है इमरजेंसी, तो उसके लिए ट्रेनिंग करना जरूरी रहता है, तो वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को या हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि विभिन्न आकस्मिक अवस्थाओं में प्राथमिक चिकित्सा, रक्तस्राव रोकना, हृदयघात से निपटना, श्वसन मार्ग को बनाए रखना, अत्यधिक भय को कम करना, फ्रैक्चर को ठीक करना, मुख्यतः कपाल स्कल फ्रैक्चर, जलना, घाव बनना, अत्यधिक ठंड लगना और तापमान में कमी आना हाइपोथर्मिया कहलाता है, डूबना, बिजली का शॉक लगना, जहरी गैस या पदार्थ शरीर में जाना। ये इनकी ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू जरूरी रहती है और उसमें अपन बता देते हैं इंग्लिश में। रक्तस्राव रोकना मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ द हेमरेज या ब्लीडिंग, हृदयघात से निपटना, द मैनेजमेंट ऑफ द हार्ट अटैक, श्वसन मार्ग को बनाए रखना, द कंटिन्यूशन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, टोटल रेस्पिरेशन मैनेजमेंट, अत्यधिक भय को कम करना, प्रिवेंशन ऑफ द भय को क्या बोलेंगे अपन, फियर, प्रिवेंशन ऑफ द फियर अबाउट द डेथ। वो पेशेंट को कई बार ऐसा लगता है कि अरे बाढ़ आ गई, मैं तो डूब गया, मैं मर जाऊंगा, ऐसा जो भय है जब उसको अपन रेस्क्यू कर लेते हैं तो उसके मन में भय समा जाता है, तो उस टाइप का जो फियर है उसको मैनेजमेंट करना, फ्रैक्चर को ठीक करना, ट्रीटमेंट अबाउट द फ्रैक्चर जस्ट लाइक। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हम ये कह रहे थे कि हम ये आज हवन का कार्यक्रम है तो वो करके हम 12 बजे तक वहाँ तुलसीलाल पहुँच जाएंगे, तो 1-2 घंटे अगर मनीष वगैरह जो भी आए तो या तुम चले जाओगे तो ज्यादा ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं? हाँ तो तुम चले जाना, हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे तो फिर हम हैंडल कर लेंगे 5 बजे तक, हम इसीलिए फोन किया। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर की स्थिति में इसमें अपन ने पहले बताए थे कि अगर मान लो किसी को हाथ या फ्रैक्चर में, हाथ में या पैर में फ्रैक्चर
फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पर जो लकड़ी की बड़ी स्केल आती है या पटिया या लकड़ी चपटी वाली जो रहती है, उसको एक इधर बांध देते हैं और एक इधर रख देते हैं। इतनी छोटी या बड़ी स्केल या पटिया, उसको दोनों तरफ रख के अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो, और यहाँ पर पूरा बैंडेज बांध दिया जाता है, स्क्रैप बैंडेज वो, या अपने पास जो बैंडेज रहते हैं 4 सेंटीमीटर वाले, हाथ को भी ऐसा सपोर्ट देके, हाँ स्प्लिंट जो है वो लगा दिया जाता है। स्प्लिंट अगर उंगली में है तो आइसक्रीम खाने वाली जो चम्मच रहती है उनको उंगलियों में ऐसा रख के और स्प्लिंट जो है वो बांध दिया जाता है। तो वो फ्रैक्चर का टेम्परेरी मैनेजमेंट हो जाता है। इसके बाद जो है फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा के और एक्सरे वगैरह करके एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको देखा जाता है। कोशिश करते हैं कि ऐसे पेशेंट को पैदल ना पहुंचा के व्हील चेयर अथवा स्ट्रेचर पे ले जाएं। नेक्स्ट है कपाल फ्रैक्चर। जो स्कल का फ्रैक्चर रहता है वो कहलाता है कपाल फ्रैक्चर, और उसके फ्रैक्चर में सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि पेशेंट जनरली बेहोश हो जाता है, तो उसको लिटाकर और स्ट्रेचर में हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। जलना, बर्न केस, घाव बनना, इंजुरी केस, अत्यधिक ठंड लगना, एक्सेसिव शिवरिंग और कोल्ड एटमॉस्फेयर, तापमान में कमी आना, हाइपोथर्मिया, डूबना, ड्राउनिंग, बिजली का शॉक लगना, इलेक्ट्रिक शॉक, जहरीली गैस या पदार्थ शरीर में जाना, पॉइजनस गैसेस एंड पॉइजनस मटेरियल इंड्यूस टू द बॉडी। ये जो है वो इंग्लिश में बताने का प्रयास किया अपन ने कि इन सभी आकस्मिक परिस्थितियों का परीक्षण स्वास्थ्य परीक्षण नहीं, इसकी ट्रेनिंग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को देना जरूरी हो जाता है। जो सर्विसेज देते हैं या ट्रेनिंग देते हैं वो उससे स्वास्थ्य संचार तंत्र विकसित करते हैं। अपन जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनकी ट्रेनिंग देके और एक ऐसा तैयार करते हैं कि भाई ये ट्रेनर हमारे पास है। आपदा से संबंधित, रोगियों से संबंधित जानकारी, उनको जो जानकारी दी जाती है वो आपदा से संबंधित, रोगियों से संबंधित, कैसे रोगी आते हैं उनको रजिस्टर्ड करना, हर रोगी के बारे में लिखना, क्योंकि 25 रोगी आए उसमें से अगर कोई एक आध डेथ हो गई तो उसकी जानकारी पुलिस को देना, ये सब इसलिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। मानसिक तनाव और बीमारियों को कम करना, मानसिक रूप से मेंटल, अगर पेशेंट बहुत परेशान है तो उसकी मेंटल पोजीशन को ठीक करना, चिंता को दूर करना, अगर वो किसी प्रकार का एंजाइटी वगैरह है तो उससे निपटना, लोगों को साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण के बारे में शिक्षा देना, उनको साफ सफाई का इम्पोर्टेंस बताना कि अगर ये डिजास्टर के बाद आप साफ सफाई रखेंगे तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलेगी। महामारी को बड़े स्तर पर फैलने से पहले ही रोक देना और ज्यादा बीमारी ना फैले, इसके लिए क्या क्या कदम उठाना उसकी जानकारी देना। ये मुख्य रूप से हेल्थ वर्कर की जो ट्रेनिंग रहती है उसमें शामिल किया जाता है ताकि वो ट्रेंड हो सके। और ये ट्रेनिंग 1-2 दिन में नहीं होती, इसकी ट्रेनिंग जो है वो 1-1, 2-2 महीने तक फिजिकली चलती है। फिजिकली मतलब जहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको कोई भी कम्युनिटी हॉल है, पंचायत ऑफिस है, जनपद पंचायत के रूम्स हैं, हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल हैं, इनमें बुला के और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और डमी जो कैंडिडेट रहते हैं या डमी, या वहाँ तो पेशेंट भी आ जाते हैं, तो पेशेंट आते हैं तो उनको किस तरह से मैनेज करना ये सब बताया जाता है। आपदा प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता केंद्र अस्पताल की तैयारी करते। अब इससे निपटने के लिए एक टेम्परेरी हॉस्पिटल अथवा जो हॉस्पिटल क्लिनिक का फॉर्मेशन करना ताकि वहीं सब पेशेंट को लाके रखें और सीरियस पेशेंट को एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। आपदा के खतरों को देखते हुए जिला स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार करना और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य शिविर लगाना जरूरी है। तो टेम्परेरी फॉर्मेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड पीएचसी एंड शिविर का मतलब होता है कि वहाँ पर रेस्क्यू के लिए जो एक क्षेत्र स्थापित करते हैं जहाँ पर की कच्ची जमीन रहती तो वहाँ पर टेंट लगाते हैं और टेंट लगा के और मरीजों को उसमें रखा जाता है।
घायल और मृत व्यक्तियों को रखने हेतु बड़ा परिसर होना चाहिए। मृत व्यक्तियों को रखने हेतु होना चाहिए। घायल व्यक्ति को तो जो हॉस्पिटल है उसमें पलंग डले हैं या टेबल है, बेंच है, उस पर लिटाते जाते हैं। आकस्मिक दवाइयों का एक स्टॉक हमेशा तैयार रखना। मेडिसिन जो इनमें जरूरी रहती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए, दर्द के लिए इंजेक्शन, नींद के लिए इंजेक्शन, और बाकी जो टाँके के लिए टाँके लगाए जाते हैं, स्टिच लगाए जाते हैं, तो उसकी थ्रेड की उपलब्धता, निडल और उसको लगाने के लिए जो सीजर आती है, वो फॉरसिप्स आती हैं, उनका प्रबंध करके रखना। जरूरी मेडिकल सामान जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर, ये सब चीजें अपने पास तत्काल रूप से रहना चाहिए। समय रहते शल्य चिकित्सा की सुविधा या टाँके लगाना, वो भी अपने को रहना चाहिए। और शल्य चिकित्सा अगर करना है, छोटी मोटी करना हो, टाँके लगाना हो तो बात अलग है। अगर मान लो कोई बड़ी चिकित्सा करना है, अंदर तक इंजरी है, तो फिर उसको यातायात वालों को अपन रखते हैं साथ में एम्बुलेंस, तो उसको तुरंत जो है वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना। आपात स्थिति में पुनर्जीवन देने की सुविधा पर जानकारी होना चाहिए। इसमें जो पुनर्जीवन का मतलब होता है कि फिर से उसको अपन पुनर्वास और पुनर्जीवन, ये दोनों में अंतर है। उसको ऐसी चीजें जाती है, अपन को ऐसा लगता है कि भाई ये सीरियस है और ये मर सकता है, तो उसको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का अपने पास इंतजाम रहता है, तो ऑक्सीजन वगैरह लगा के और उसको करेक्ट किया जा सकता है। अस्पताल में बिजली, पानी, ईंधन आदि की कमी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी अपन ने कैंप लगाए हैं, तो नो फीलिंग द डिफिशियंसी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एनर्जिक मटेरियल। गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है, अगर वहाँ पर पानी वगैरह गर्म होने की सुविधा है तो वो भी अपन कर सकते हैं। उबाल के इंजेक्शन को, अगर डिस्पोजेबल खत्म हो गए तो उनको उबाल के यूज किया जाए। इस तरह की सुविधाएं होना जरूरी होता है। यातायात के साधन उपलब्ध कराना, जैसे एम्बुलेंस, दूर संचार की सुविधा होना चाहिए। फोन है या वायरलेस सेट है, कई बार मोबाइल भी नहीं लग पाते क्योंकि नेट काम नहीं करता। ऐसी जगह पे अपन दूर दराज में चले गए, जंगल में, खेत में, वहाँ नेट काम नहीं करता, तो वायरलेस की सुविधाएं होना चाहिए। बहुत सी आपदाओं में अस्पताल ध्वस्त हो जाते हैं। इन हॉस्पिटल बिल्डिंग आल्सो डिजायर्ड, एकदम से वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है हॉस्पिटल बिल्डिंग। तब ऐसे में भूकंप, चक्रवात आदि जटिल समस्याओं में स्वास्थ्य शिविर लगा के फिर टेंट में काम चलाते हैं, प्राथमिक उपचार देना चाहिए। यह शिविर किसी समतल स्थान पर लगाए जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि लगभग सभी आवश्यक गतिविधियां चलाएं, मरीज को भर्ती, दवाइयां, ये सब देना। और जो जहाँ पे शिविर लगा है वो स्थान सड़क के पास हो अथवा किसी बिल्डिंग के पास हो, ताकि वहाँ पर अत्यधिक पानी की अगर प्रॉब्लम, बिल्डिंग, किसी कॉलेज की बिल्डिंग, एनसीसी ऑफिसेस रहते हैं, उनमें शिफ्ट किया जाता है। शल्य क्रिया की सुविधा के लिए जरूरी उपकरण, सामान आदि की जांच कर लेना। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को स्वास्थ्य शिविरों में काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना शामिल है। उसमें देख लेते हैं कि जो ओटी स्पेशलिस्ट रहते हैं या ओटी मास्टर जो ऑपरेशन थिएटर को मैनेज करते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि भाई जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास होना चाहिए जरूरी वाले, कुछ नहीं है तो उनसे काम चलाया जा सकता है, मगर जो कंपलसरी है उसको जो है वो करना चाहिए। अब ट्रेनिंग के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए मरीज या मृत व्यक्ति के परिवार जनों की सहायता देने में ये सब सुविधाएं करना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार के क्षेत्र में अन्य लोग या गैर सरकारी संगठन आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, उनको सूचना देना चाहिए। आपदा की तैयारी के लिए दल गठित करना, यानी कि 5 ग्रुप या 6 के ग्रुप बना के और ग्रुप तैयार करते हैं कि फलानी तहसील में ये जाएगा, ये वाली तहसील में ये जाएगा, तो उनको ग्रुप फॉर्मेशन एंड पलायन वहां से उसको भेजना वापस, ताकि वो सब जगह एक जैसी सुविधाएं मिल सके।
गांव में गठित आपदा नियंत्रण दल का मुख्य कार्य है कि संभावित आपदा से संबंधित जरूरी शिक्षा लोगों को किस समय पर देना, उन्हें आपदा से निपटने के मार्ग को समझाना, आपदा की सूचना अतिशीघ्र हर जगह पहुंचाकर जितनी भी जल्दी हो सके तो वो इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर, गांव की गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्धों एवं बीमार व्यक्तियों को विशेष रूप से मदद कर घायलों की प्राथमिक चिकित्सा एवं स्थानांतरण का इंतजाम करना चाहिए। अगर फीमेल ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहती है और आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता रहती है, आशा और उषा अपन कार्यकर्ता कहते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनके माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि इस गांव में 1000 लोगों की जनसंख्या है तो इसमें कितनी फीमेल प्रेग्नेंट है, और उनके एड्रेस लेके और प्रेग्नेंट फीमेल बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे पहले एक किसी ऐसे स्थान पर सुरक्षित करना जहां पर कि पानी और ये डिजास्टर का इफेक्ट ना हो, और कैंप में रखना या शिविर में रखना जरूरी रह जाता है। भोजन की व्यवस्था और वितरण, उसका दोनों चीजें, भोजन की व्यवस्था करना और उससे सामान्य रूप से वितरण करना। नहीं तो कई जगह देखे होंगे कि आटा लेने के लिए, भोजन लेने के लिए जो है वो मारपीट और धुआं झटकी होती है। इन सब को ना होने देने के लिए ही अपन कार्यकर्ताओं को भेजते हैं कि आप अपने सामान बनाए रखें, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड मटेरियल एंड वाटर मटेरियल, भोजन की व्यवस्था हो गया। स्थिति को लगातार समीक्षा करना, दूसरी बात जहां ये सब कर रहे हैं तो उसको लगातार एक अधिकारी जाके हर जगह उसको देखे कि कहाँ क्या कमी आ रही है। ग्रामीण आपदा नियंत्रण दल आपदा के समय कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जो विलेजर्स ये रहते हैं, वॉलंटियर्स, विलेजर वॉलंटियर्स, these are also a trained for this type of management। इस हेतु सामुदायिक भागीदारी एवं जागरूकता सुनिश्चित करना, और उसको गांव के सरपंच हैं, पंच हैं या सचिव हैं, उनको बुला के उनसे बात करना कि भाई इस गांव में ऐसी प्रॉब्लम आई है। इस गठित दल में गांव के गणमान्य नागरिक जैसे पंच, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला मंडल के सदस्य, युवा वर्ग के सक्रिय सदस्य, ये सभी को बुलाकर और उनको जानकारी देते हैं, मीटिंग करते हैं, बहुत शॉर्ट मीटिंग 15-20 मिनट की, और उसमें बताते हैं कि भाई प्रॉब्लम आ गई है तो इसमें आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो हमें बता दें। और अगर वो कहते हैं कि आपको क्या हेल्प चाहिए तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो उनको बता दिया जाता है कि दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी टू द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। आपदा की आगामी सूचना मिलने पर आपदा नियंत्रण दल का कार्य मदद से या सहायता से आपदा आने की सूचना देना चाहिए। ड्रम यानी कि जो बैंड बाजी बजाते हैं अपन, तो वो उससे अनाउंसमेंट करके, और अगर उस टाइम वहाँ नेट चल रहा हो तो मोबाइल में जो ग्रुप्स रहते हैं उनकी सहायता से, या फिर झंडे, बड़े बड़े झंडे रहते हैं लाल, सफेद, नीले करके, तो लाल झंडे पकड़ के और बताते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई है, या सायरन बजाते हैं, या कभी रेलवे स्टेशन में देखते हैं जो समय खत्म होता तब सायरन बजते हैं, बजर भी बोलते हैं उनको, बजर बजा के और सूचना दी जाती है इमरजेंसी की। और जहां पर किसी प्रकार की मस्जिद वगैरह है तो वहां पर जो अजान होती है उसके मार्फत से भी लोगों को सूचित किया जा सकता है लाउड स्पीकर के द्वारा। कोई मंदिर है वहां पर भी, मंदिरों में भी लाउड स्पीकर रहता है तो उसके द्वारा भी सूचित किया जाता है, और उसके द्वारा सूचना देना जरूरी रहता है। सूखे से निपटने हेतु पूर्व तैयारी करना, जैसे खाद्य पदार्थ का संग्रह, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, इस प्रकार हर प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी करना जरूरी रहता है। प्री प्रिपरेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजास्टर, यह तैयारी आपदा के प्रकार एवं उसकी तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करती है। एवरी प्रिपरेशन इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डिजास्टर। आपदा की स्थिति में ग्रामीणों को सचेत करना,
जीवनदायिनी वस्तुओं को उपलब्ध कराना, अति आवश्यक वस्तुओं को वितरित करना, आम जनता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना उद्देश्य होना चाहिए। और यही सब चीजों का कि भाई इम्पोर्टेंट जितने भी मटेरियल है खाने के, पीने के, कपड़े, ये अपन ने सब बताए थे, इनको जो है वो उपलब्ध कराना। आपदा में मृत व्यक्तियों और मृत मवेशियों को संभालना। आपदा में जो मृत मवेशी हैं, मृत व्यक्ति हैं, तो मृत व्यक्तियों का सामूहिक संस्कार करना और पशुओं को गांव से दूर ले जाकर और सामूहिक रूप से उनको या तो गड्ढे में गड़ा दिया जाता है, और अगर मान लो पानी नहीं गिर रहा है, सूखा है, तो फिर उसको सामूहिक लकड़ियां, कचरा मिला के और जला दिया जाता है। ये भी करना जरूरी रहता है। पूरे मृत व्यक्ति से संबंधित पूरे आंकड़े एकत्रित करना जरूरी रहता है, जैसे उसका नाम, उसका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, अगर कोई तिल है, टैटू गुदा हुआ है, नाम आम लिखवा लेते हैं, टैटू मार्क या गुदना करवा लेते हैं, हाइट कितनी थी उसकी, कौन से कपड़े पहना था, फोटो खींच के ये सब रख के रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। क्योंकि इसके बाद जब गवर्नमेंट का एक सर्वे होता है और सर्वे के बाद कुछ राशि का वितरण होता है कि भाई इतनी राशि प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सकती है, तब उसमें मृत व्यक्तियों के लिए राशि ज्यादा रहती है, तो उसमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन व्यक्ति इसका हकदार है। तो अपने पास रिकॉर्ड रहता है जिससे अपन उसको बता सकते हैं कि भाई ये लोग हकदार हैं, इसलिए इसको पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। उनको पूरे और जो मृत हो गए हैं उनको पूरे सम्मान के साथ अंतिम क्रिया करना चाहिए। उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा रखना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी इस बाबत में सूचना देना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसरी टू the information about the dead person, not only the personal as well as the properties and other family members. मृत जानवरों को गांव या शहर के दूर स्थानों पर ले जाकर जलाना, मृत वेश्यों को उठाना, उनको सही समय पे स्थान पर पहुंचाना और साफ सफाई का ध्यान रखना, कीटनाशक दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करना, और जो अपन हाथ धोते हैं उसके लिए स्पिरिट, डेटॉल, इसका इस्तेमाल करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी रहती है। तो आज अपन ने ये इसका पढ़े, आपदा का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसमें ट्रेनिंग सबसे मुख्य रही। वही ट्रेनिंग जरूरी है, नहीं तो वो किस प्रकार से कर पाएगा। और आज अपन केवल इतना पढ़ेंगे। कल अपन देखेंगे फर्स्ट एड पोस्ट या स्थानीय प्राथमिक उपचार किस तरह से अपन कर सकते हैं। इसमें अभी जो पढ़ा है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, फिर अपन इसको खत्म करेंगे। सर स्वास्थ्य सर आजकल जो सर हेलो सर आजकल जो ये फीवर चल रहा है उसके साथ जो है जिम मिचलाना और उल्टी होना, सर इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जब भी मौसम बदलता है तो इस प्रकार के फीवर के साथ साथ दूसरे सिम्टम भी आते हैं। तो अभी जब इसके पहले बरसात शुरू थी तब लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी शुरू हो गई थी, और इसके बाद एकदम से सीजन ऐसा आया कि पानी गिरना खत्म, बादल भी चले गए, एकदम से धूप आ गई, तो उसके कारण जो डाइजेशन सिस्टम रहता है वो एकदम से सेट नहीं हो पाता। तो इसलिए जब भी कभी मौसम बदलता है तो अपन को खाने का जो अपना अंदाज है या मटेरियल है उसको भी चेंज करना चाहिए। और उसके बाद अभी जैसे सीजन चल रहा है इसमें गर्मी की शुरुआत, अभी ठंड की शुरुआत होगी, जब ठंड शुरू हो जाए तब नॉनवेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो लोग नॉनवेज खाते हैं या ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो उनको नोशिया वोमिटिंग होने के चांसेस है। मंसूरी क्या पूछ रही है बताइए। सर स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन के बारे में मुझे थोड़ा जानना है, जैसे कि आपने बताया डॉक्यूमेंट्स के बारे में,
सर अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर के साथ में इकोसिस्टम जोड़ देते हैं, तो इसकी हमें कानून ने जो रूल्स है वो अनुमति दे दी गई है। बट सर जैसे कि भोपाल एम्स मेडिकल में रिकॉर्ड बनाया गया है, वो पहले हम रिकॉर्ड नहीं देखते थे क्योंकि उसमें सर ओनली हॉस्पिटल का डाटा दिया जाता था, लेकिन अब है उसमें नर्सिंग का डाटा और टेक्निकल स्टाफ का डाटा, इन्वेस्टिगेशन का डाटा। सर अगर हम दिल्ली में बाई चांस निजी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या वो रिकॉर्ड हमें प्राप्त हो सकता है? हाँ, आजकल हर रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर के द्वारा स्कैन होता है और स्कैन होने के बाद उसको आप कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए कोड नंबर मिलता है कि आपका रिकॉर्ड, आपका ट्रीटमेंट मान लो भोपाल एम्स में चल रहा है तो दिल्ली एम्स, जो एक साथ सरकारी संगठन एक जैसे रहते हैं, उनमें रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। तो वो अकेला यही नहीं होता, जितने भी एम्स हॉस्पिटल होंगे पूरे भारत में, उनमें सब में आपका रिकॉर्ड मिल सकता है, कोड नंबर बताना पड़ता है। सर अगर कभी निजी हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट बताइए फिर बंद करेंगे। जी सर, ये बोल रहा हूँ सर, इस समय जो डेंगू चलता है, इस समय प्लेट बहुत घट जाता है सर। हाँ। डेंगू इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है सर। हाँ। ये प्लेट्स क्यों घटता है सर बहुत ज्यादा से ज्यादा? प्लेटलेट किसी का सीबीसी से, क्योंकि डेंगू का जो रिस्पॉन्सिबल, हाँ बता रहे हैं, जो डेंगू का कारण रहता है क्यूलेक्स मच्छर जो है वो जो काटता है, तो हर मच्छर की विशेषता रहती है कि वहां से निकला हुआ जो कीटाणु रहता है, जैसे कि मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया को क्रिएट करता है, और वो जो उसका कीटाणु रहता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये दोनों आरबीसी पे इफेक्ट करते हैं। तो आरबीसी कम होता है मलेरिया में। ऐसी डेंगू का जो कीटाणु है वो एकदम से किस पे इफेक्ट करता है? प्लेटलेट्स पे। तो वो प्लेटलेट के काउंट को कम करता जाता है। तो ये उसकी प्रकृति है कि वो किस पे इफेक्ट करे, है ना। जैसे ब्लड कैंसर है, उसमें डब्ल्यूबीसी पे इफेक्ट होता है। वो हर उसका कीटाणु की विशेषता रहती है कि वो पर्टिकुलर उस पे करता है। जैसे सर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सर